हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए बहुत बढ़िया। तो चैंपियंस, आज से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो अभी तक हम जो बात करते हैं करंट के बारे में, वो था डायरेक्ट करंट। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। एक ऐसा करंट जो अपने एक सेल से मिलता है ना, सेल जो आपके क्लॉक पे लगता है या फिर टीवी पे बोर्ड पे लगता है, उस करंट की हम बात अभी तक कर रहे हैं। अब से हम वाली बात करेंगे जो करंट हमारे घर में आता है, जिससे आप अपने फोन का चार्जर लगाते हैं, इट इज ऑल्टरनेटिंग। अब वो कैसे डिफरेंट है, क्यों है ये ऑल्टरनेटिव, वो सब देंगे हम आज की क्लास में। कुछ बात करेंगे कि नॉर्मल एमीटर क्यों नहीं काम कर पाता है इस टाइप के करंट के साथ या इस टाइप की वोल्टेज के साथ, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है निखिल चावला और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So the unit is alternating current and electrical machines. दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम करंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फाइनली जाके हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर के बारे में बात करेंगे, बट अभी वो काफी आगे के बात है। फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में या इन शॉर्ट एसी। अब एसी एयर कंडीशनर वाला एसी है, एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। करंट that changes its magnitude continuously, हमेशा बदलता रहता है। ऑफ कोर्स कोई रैंडम वैल्यू नहीं बदलती है इसकी कि अभी कुछ एक बार में कुछ और हो गया, एक रेंज में बाउंडेड रहता है, बट बदलता रहेगा continuously with respect to time and एक चीज और आएगी यहाँ पे, and reverses its direction periodically। एक करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को कंटीन्यूअसली चेंज करेगा टाइम के साथ साथ और रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, ऐसा कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा करंट जो है वो है ऑल्टरनेटिंग। अब पीरियोडिकली जो आपको कई बार आपकी बुक में लिखा मिल जाएगा साइनसॉइड। साइनसॉइड क्यों? बिकॉज़ ये साइन वेव की तरह बदलता रहता है। एक बार फिगर में देख लेते हैं। तो लेट अस से ये हमारे पास है एक्सिस जिसमें हम करंट की मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे और एक्स एक्सिस जिसमें हम टाइम को डिनोट करेंगे। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड 0 से स्टार्ट होकर बढ़ रहा है, पीक तक जाता है, फिर कम होता है 0 होके डायरेक्शन चेंज करता है, फिर पीक अटेन करता है बट नेगेटिव डायरेक्शन में इस बार, और फिर वापस 0 पे टच कर जाता है अगेंस्ट टाइम। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलने वाले हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये है इसकी पीक वैल्यू पॉजिटिव हाफ में, ये है इसकी नेगेटिव हाफ में पीक वैल्यू, ये है टाइम t/2 अगर पूरा टाइम इसने t दिया है। यहाँ में t का मतलब है टाइम पीरियड, t हाफ का मतलब आधा टाइम पीरियड, ऑफ कोर्स यहाँ पर 0 है। तो करंट बढ़ रहा है, पीक तक जाता है, वापस कम होता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है पीरियोडिकली और फिर वापस डिक्रीज होकर फिर से बढ़ना शुरू करता है। अभी एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल तो में चलता ही रहता है। तो इस टाइप का अगर कोई करंट है तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऐसी कोई वोल्टेज होगी तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वेयरएज अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्ट करंट के साथ, तो डायरेक्ट करंट आपको कैसा दिखाई देगा? डायरेक्ट करंट आपको सिंपली इस टाइप से दिखाई देने वाला है, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिस इज करंट व्हिच इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस 0। तो करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टाइम है ना, छोटा टाइम है, ऐसा नहीं कि 3 महीने का टाइम दे दिया तो 3 महीने में आपको सैलरी आपका डिस्चार्ज होकर कम कर देता है करंट को, और जब तक वो करंट देता रहता है थोड़े टाइम के लिए वो करंट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ऑफ कोर्स उसकी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, दैट्स सेपरेट थिंग। बट अगर आपको करंट मिलेगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में,
तो कैसा करंट होगा, वो होगा डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी कहते हैं यहाँ पे। और अगर आपको एक इस टाइप करंट मिलता है जो वेरी करता रहता है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ, अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स करता रहता है पीरियोडिकली, तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपल सी चीज। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिर उसमें आगे डिस्कशन करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। सो मैथमेटिकली हमने पढ़ा था ईएमआई वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जब भी आप किसी कॉइल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कॉइल के अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता था। वो ईएमएफ कैसे होता था, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, है ना। और हम जानते हैं एज पर ओम्स लॉ, अगर ये ईएमएफ किसी रजिस्टर को आप कहते हैं या जिसका रेजिस्टेंस है R, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं E इज इक्वल टू IR। तो आपके पास I आ जाएगा सिंपली E डिवाइडेड बाय R, यानी कि E नॉट साइन ओमेगा t होल डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ओमेगा t, तो अलग ही चल रहा है। अब साइन ओमेगा t तो हमने डेरिवेशन में लिखा था, ये साइनसॉइड वैरी करता है, ये एक्सप्रेशन वहां पे आ रहा है। तो I इज इक्वल टू E नॉट बाय R को I नॉट लिख सकते हैं इनटू साइन ऑफ ओमेगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास करंट। अब देख सकते हैं करंट भी वेरी कर रहा है साइनसॉइड, यानी कि ये कैसे करंट है ऑल्टरनेटिंग। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, इसमें कुछ टर्म्स है उनको जरा समझ लेते हैं। ये जो I है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये I नॉट जो है दिस इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। साइन का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि साइनोसॉइड वैरी कर रहा है। ये जो ओमेगा यहाँ पर रहता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ई जो होता है बेसिकली। अच्छा बाय द वे आपको पता है जो हमारे घर में करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी साइकिल्स वो कंप्लीट करता है एक सेकंड के अंदर, वो होती है 50। हमारे घर में जो करंट आता है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 हर्ट्ज वाला करंट होता है। हाँ थोड़ा सा वेरी करता है, 55 तक जाता है, 60 तक नहीं जाता है, पर जनरली इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज की है। तो वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है, वो फ्रीक्वेंसी डी पर होती है, आपको दिख जाएगी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पाई न्यू इनटू टी, यहाँ पे न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है जो कि 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक होता है रेजिडेंशियल पर्पसेस। रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी पे वर्ड है, डोमेस्टिक हमें लिखना ज्यादा सही रहेगा। डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये जो वैल्यू होगी है, इंडस्ट्रीज के लिए अलग होगा। डोमेस्टिक पर्पस की वैल्यू रहती है 50 to 60 हर्ट्ज या फिर 50 to 60 साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो ऑल्टरनेटिंग करंट 50 टाइम्स अपनी साइकिल कंप्लीट करता है, 50 से लेके 60 तक। इनफैक्ट ये वैल्यू चेक भी कर सकते हैं, जो आपके घर में मटेरियल अप्लायंसेस है उनमें एक आपको प्लेट दिखाई देगी, जैसे फैन एसी वगैरह है ना, इवन आपकी ट्यूबलाइट भी, तो वहां पे आपको एक स्टिकर या एक प्लेट दिखाई देगी, उसको उसकी रेटिंग्स लिखी है, करंट की कितनी रेटिंग है, पावर की कितनी रेटिंग है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इवन आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर पे भी चेक कर सकते हैं, वो इनपुट तो दे रहा है 50 से 60 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट होती है जो हमारे घरों में आती है, और वो आउटपुट जो दे रहा है आपके फोन को चार्ज करने की वैल्यू कुछ कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, कैसे कम होती है, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है जब हम मशीन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। बट फिलहाल आप कुछ चेकआउट कर सकते हैं अपने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को चेक करें, राइट। तो यहाँ पे 50 to 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा जा सकता है या फिर आप एफ वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो रहती है न्यू या फिर एफ, ये रहती है 50 to 60
अभी कैसे है, सिंपल सी बात है, कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड होता है व्हिच इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास आ जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई 1 बाय टी इज ओमेगा को इसलिए हम यहां पे 2 पाई 2 से रिप्लेस करते हैं, दिस इज ओमेगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है किसी भी ऑल्टरनेटिंग टाइम के करंट के पीक वैल्यू को हम आई नोट से डिनोट करें, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, करंट का एम्पलीट्यूड sin 2 pi ft या sin 2 pi ft। अच्छा t के यहाँ पे t इज नॉट टाइम है, सॉरी यहाँ पे ये चीज गलत है, टाइम इंस्टेंट लिखना चाहिए मुझे, दिस इज एनी टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट। इस टाइम पे आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैपिटल T रहता है टाइम, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सेकंड, इतने टाइम में 1 सेकंड कंप्लीट होती है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो स्मॉल t है दिस इज द टाइम इंस्टेंट। अब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वही बात है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलते हैं आगे। तो हमने कंपैरिजन करके डायरेक्ट करंट कैसे दिखाई देता है, ऑटोमेटिक करंट कैसे दिखाई देता है, बट एक और बड़ा डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, वो क्या है, अगर आप किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एमीटर, कोई याद है एमीटर जो हमने बनाया था गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके, है ना, याद है गैल्वेनोमीटर क्या होता था, एक बेसिक सी कॉइल होती थी जो रोटेट करती थी एक्सेलरोमीटर फील्ड में ना, उस पे पॉइंटर लगा होता था, कॉइल में रोटेट करा पॉइंटर भी आगे जाता था और एक वैल्यू आता था। अब वही अगर मैं एमीटर यूज कर रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए बिल्कुल ठीक, तो काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, मतलब काम तो करेगा, उसका काम है वैल्यू बताना, बाकी होगा उसका जो पॉइंटर होगा वो ऐसे ऐसे डिफरेंट ही करना रहता है, बिकॉज़ ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, वो कभी पॉजिटिव हाफ सेकंड नेगेटिव हाफ सेकंड, पॉजिटिव हाफ सेकंड नेगेटिव हाफ सेकंड, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, तो पॉइंटर जो है डिफरेंट ही करता रहेगा, वो स्टेबल नहीं होगा, आपको ठीक वैल्यू नहीं पता है। इवन आप फ्रीक्वेंसी भी कम कर दे तब भी आपको ऐसे ही मिलेगा, वो पॉइंटर जो है मूव भी करता रहेगा। तो कह सकते हैं अ नॉर्मल एमीटर can't be used to measure alternating current। तो हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमने एमीटर को फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो जो एमीटर यूज होता है वो होता है हॉट वायर टाइप। मैं सिर्फ एमीटर की बात नहीं कर रहा, वोल्टेज के साथ भी ये वोल्टमीटर जो यूज करेंगे आप एक ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को मेजर करने वो भी हॉट वायर टाइप होगा, इसलिए इनको हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो हॉट वायर टाइप एमीटर which is based on the heating effect, based on heating effect of current। अब क्यों ये, बिकॉज हीट को क्या मतलब कि करंट पॉजिटिव हाफ सेकंड वाला है या नेगेटिव हाफ सेकंड वाला है, उसको करंट चाहिए, रेजिस्टर से पास करा हीट जनरेट हो जाएगी, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज अ पॉजिटिव हाफ करेंट या नेगेटिव हाफ करेंट। इसलिए यहाँ पे जो है हॉट वायर टाइप एमीटर को यूज किया जा रहा है करंट को मेजर करने के लिए, ऐसे हॉट वायर टाइप वोल्टमीटर को यूज किया जाएगा वोल्टेज को मेजर करने के लिए। दोनों ही किस पे बेस्ड होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होंगे। नॉर्मल एमीटर को आप लोग यूज नहीं कर सकते, इसमें क्या है कॉइल होती है वो हीट होती होगी, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंटर मूव करता होगा। अब नॉर्मल एमीटर में क्यों नहीं यूज कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं बिकॉज द एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू भी आप कह सकते हैं ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट for a complete cycle is 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए एक बार ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैथमेटिकली कैन बी प्रूव, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है इसका, बिकॉज करंट है क्या, चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट है लेट अस से I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनसॉइडल नेचर है, छोटे टाइम के लिए dt टाइम के लिए करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा,
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज d क्यूब है ग्रेटर देन I into dt, तो d क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा I नॉट sin ओमेगा t into dt। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए कितने टाइम के लिए, कंप्लीट साइकिल यानी कि 0 से लेकर t तक देखा था ना हमने यहाँ तक, यहाँ मतलब यहाँ पे 0 से लेकर t एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो हम इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स का यूज करेंगे। 0 से लेकर t we need to integrate I नॉट sin ओमेगा t into t। अब I नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स बाहर निकाल सकते हैं इस कांस्टेंट को 0 से लेकर t तक sin ऑफ ओमेगा t into t। sin ऑफ ओमेगा t का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos ओमेगा t into dt डिवाइडेड बाय ओमेगा, और हमारे पास सॉरी इंटीग्रेशन तो कर ही दिया ना, dt क्यों होएगा नहीं होना चाहिए, तो चार्ज क्यों इंटीग्रेशन चार्ज क्यों हो जाएगा माइनस ऑफ sin ऑफ ओमेगा cos ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय t, और यहाँ पे लिमिट क्या है इनटू t भी था यहाँ पे cos 2 पाई बाय t डॉट t लिमिट के 0 से लेकर t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज क्यूब इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin ऑफ, चाहे तो हम ओमेगा को यहाँ पे भी 2 पाई बाय t पुट कर सकते हैं, और फिलहाल हम ब्रैकेट वाली चीज को पहले पुट करते हैं। पहले आएगा कैपिटल साइन हियर, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय t, तो cos 2 पाई आ जाएगा माइनस cos ऑफ 0। सो cos 2 पाई कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई किसी से भी करते रहो तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा 0। यानी कि अगर हम पूरी साइकिल के लिए बात करते हैं कंप्लीट साइकिल व्हिच इज फ्रॉम 0 टू t, तो जो एवरेज चार्ज पास हो रहा है वो 0 है, तो करंट भी क्या होगा मीन करंट चार्ज अपॉन टाइम वो भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ फुल साइकिल इज 0। ये आपके सामने इसका मैथमेटिकल प्रूफ यहां पे मैं लिख देता हूं करंट I इज इक्वल टू q बाय t, वो भी कितना हो जाएगा 0। ये कौन सा करंट है मीन करंट है IM या I एवरेज भी आप यहां पे लिख सकते हैं, तो इसलिए फिर हॉट वायर टाइप एमीटर यूज किया जाता है। इसलिए जो जनरली वैल्यूज दी जा रही है करंट की वो मीन वैल्यू नहीं दी जा रही है, कुछ और वैल्यू सर होता है आरएमएस वैल्यू वो भी देखते हैं, पर एक बार जरा मीन वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। इतना पता चल जाए कि कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू नहीं होती है, कितने टाइम पे होती होगी हाफ साइकिल में होती है, तो जो आधी साइकिल है 0 से स्टार्ट होगी 3 पे जाके वापस 0 होने में ये आधी साइकिल। आप चाहे तो नेगेटिव हाफ साइकिल ले सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो हाफ साइकिल के लिए ही हमेशा क्या होता है मीन या एवरेज वैल्यू करंट डिफाइन होता है। कैसे हम चेक करते हैं, तो मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ डिनोट करेंगे इसको I मीन से या फिर I ए मीन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर थोड़ा सा मजा आएगा इसको डिराइव करने में। तो जैसी डेफिनेशन है बिल्कुल वैसी ही इसकी डेरिवेशन। सो इट कैन बी सिंपली डिफाइंड as that value of a direct current। अभी डायरेक्ट करंट कहां से आ गया पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। इट इज सिंपली डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट करंट व्हिच would set the same amount of charge as is set by the alternating current in half cycle। जितना चार्ज कोई ऑल्टरनेटिंग करंट आधी साइकिल में भेजेगा सर्किट के अंदर तो नहीं भेजेगा है ना, तो मार्केट तो भेज नहीं सकता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज भेजेगा सर्किट के अंदर हाफ साइकिल के
अगर उतना ही चार्ज कोई डायरेक्ट करंट भी भेजता है उतने ही टाइम में, यानी कि हाफ सेकंड तक आगे टाइम में, तो उस डायरेक्ट करंट का नाम पड़ जाएगा मीन या फिर एवरेज करंट या आई एवरेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है। हम डेरिवेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। तो लेट अस से आपके पास कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये है 0, ये है T/2 और ये है T। अब ये बनाने थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बट ऑफकोर्स ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जितनी हाइट इसकी है यानी जितना एम्पलीट्यूड या जितनी पीक वैल्यू करंट यहाँ पे दिखाई दे रही है उतनी ही पीक वैल्यू यहाँ पर। तो हाफ सेकंड के जो चार्ज होगा वो इतना होगा। मैंने इसको शेड कर क्योंकि हमें पता है किसी भी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो पीरियड अंदर जो कर्व होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो चार्ज। दिस इज चार्ज, यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे है टाइम टी। तो आधी सेकंड चल रहा है, इसमें चार्ज इतना भेज दिया होगा, उतना ही चार्ज कोई डायरेक्ट करंट भेजता है वो भी उतने ही टाइम में T/2। और इसने भी चार्ज जो भेजा है वो Q के इक्वल है, तो इसका नाम हम रख देंगे आई मीन या फिर आई एवरेज। अब ये वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल देंगे। तो जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी, आपने देखा होगा तो फुल सेकंड में कितना आएगी, 0 आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, हाफ सेकंड में करेंगे। तो अगेन सेम चीज वही है, dq = I/dt। ये चार्ज की बात कर रहे हैं, तो dq को लिखा जा सकता है I नॉट sin ओमेगा t into dt। तो टोटल चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq कहां से, 0 से लेके इस बार t/2 तक। आप चाहे तो t/2 से लेकर t तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन आएगा। या खुद ट्राई आउट कर सकते हैं वीडियो के बाद, क्लास के बाद, है ना। फिलहाल हम इसको लिखते हैं 0 से लेकर t/2 हमें इंटीग्रेट करना है I नॉट sin ओमेगा t dt। तो यहाँ पे चार्ज क्यू जो आएगा वो I नॉट को कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। sin ओमेगा t का इंडिकेशन अभी हमने देख लिया था, माइनस ऑफ cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा। लिमिट है यहाँ पे 0 से लेकर T/2 तक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे करते हैं, अदरवाइज cos का मिलेगा। So charge Q is equal to I naught minus I divided by omega, और omega को फिर से पुट करेंगे तो पाई बाय कैपिटल T वगैरह T टाइम पीरियड है ना, डॉट T लिमिट है यहाँ पे 0 से लेकर T हाफ। तो चार्ज Q आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ I naught by omega cos 2 पाई बाय T, पहले स्मॉल t से आएगा T हाफ, आ जाएगा cos ऑफ t का 0, तो वो पूरी चीज को 0 कर देगा, cos 0 ये हम देख सकते हैं। तो चार्ज Q इक्वल टू माइनस I नॉट बाय ओमेगा, ये t कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो cos पाई आपके पास बचता है और cos 0 आपके पास। cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, एक माइनस साइन यहाँ पर पहले से है। I नॉट यहाँ पे पीक वैल्यू करंट है, तो चार्ज क्यू आ जाएगा इस तरीके से ट्वाइस ऑफ I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो दिस इज द चार्ज सेंड बाय द ऑल्टरनेटिंग। बट हमने कहा था अपनी डेफिनेशन में कि कोई डायरेक्ट करंट की सेम चार्ज भेजता है, तो डायरेक्ट करंट का नाम था I मीन। हम कह सकते हैं I मीन इनटू टाइम T/2, सेम टाइम में है ना, तो T/2 शुड बी इक्वल टू द चार्ज क्यू। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है I मीन into T/2 is equals to 2 I naught divided by omega। ओमेगा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई divided by T। सो ये 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है इधर से, टाइम इधर से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं I मीन is equals to 2, नीचे पाई बचा हुआ है 2 by pi times of I। So this is the formula or you can say expression for the mean value या average value। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये आ जाएगा 0.637 टाइम्स I नॉट। यानी जो मीन करंट होता है वो सिर्फ इतना होता है, कम रहता है पीक वैल्यू करंट से। या फिर आप ये भी देख सकते हैं I मीन जो है
सिर्फ और सिर्फ 63.7% है पीक वैल्यू का, यानी पीक से तो कम है ना। सेम इसी तरीके से जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है या मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ, which is again 63.7%। ये आप ध्यान दें बस, ठीक है जी। तो ये था एक्सप्रेशन। पहले मैंने कहा फुल साइकिल में 0 से लेकर t तक, वहां पे आ गया 0। अब क्यों आ गया 0? बिकॉज़ 0.637 I नॉट था हाफ साइकिल, तो डेफिनेटली नेगेटिव हाफ साइकिल कितना आया होगा, -0.637। जब आपने टोटल चार्ज निकाला होगा वो हो गया 0, तो एवरेज जमीन वैल्यू करंट भी हो गई 0। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आधी साइकिल में एक बार फाइंड आउट कर रहे हैं। वो आधी साइकिल 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करके भी आ सकती है, या फिर t/2 से लेकर t तक इंटीग्रेट करके भी आ सकती है। रिजल्ट आपको सेम मिलेगा जो कि आपके सामने है। करंट के लिए हमने फाइंड आउट करा, सेम चीज ईएमएफ के लिए भी की जा सकती है। सेम डेरिवेशन को आप रिपीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जहां पे करंट है वहां पे आप ईएमएफ क्रिएट का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो दिस इज मीन वैल्यू करंट। ऐसे ही हमारे पास एक और वैल्यू होती है। क्यों होती है एक और वैल्यू? बिकॉज़ हम यहाँ पे फुल साइकिल से डिफाइन नहीं कर सकते, पूरी साइकिल की वैल्यू नहीं है, जीरो आ जाता है। जनरली जो वैल्यूज दी जाती है, गिवन वैल्यूज होती है, रिटर्न वैल्यूज होती है अप्लायंसेस के ऊपर, वो होती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस बोलेंगे या वर्चुअल भी बोल सकते हो, इफेक्टिव भी उसी का नाम होता है। वो क्या चीज होती है, चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज आरएमएस या फिर वर्चुअल या फिर अफेक्टिव वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे करंट की एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सेम चीज आप वोल्टेज की भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी सिंपली डिफाइंड, क्यों जा रहे हो फिर से, it can be simply defined as that value of direct current which would generate the same amount of heat, in same time period as is generated by an alternating current in one complete cycle when passed through a resistor। ठीक है, ऑफ कोर्स हीट जनरेट करने के लिए उस करंट को किसी रेजिस्टेंस में पास करना पड़ेगा, अपने आप तो कर नहीं सकता। तो एक ऐसा वैल्यू है डायरेक्ट करंट की जो उतनी ही हीट जनरेट करेगा सेम टाइम पीरियड में जितना हीट कोई ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा एक पूरी साइकिल के अंदर। याद रखिएगा प्लीज चैंपियंस, ये पूरी कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करता है, वो हाफ साइकिल के बारे में बात करता है। एंड व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टर, फिर से एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो लेट अस से ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, टोटल हीट जनरेटेड क्या होगी पूरी साइकिल के लिए, ये वाली प्लस ये वाली, दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड। टोटल हीट हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो शेड करके लिखा है वो हीट को जनरेट नहीं करता, तो यहाँ पे जो करंट वर्सेस टाइम दिखा रहा है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे जो एरिया का दिख रहा होता है वो चार्ट होता है। बस यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। टोटल हीट पूरी साइकिल के लिए एच हो जाती है यहाँ पे, उतनी ही हीट कोई अगर डायरेक्ट करंट नहीं जनरेट करता है उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट जैसे dV H कर रहा है
पूरी साइकिल के लिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे आई आर एम एस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डेरिवेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी डेरिवेशन चेकआउट कर लेंगे। हम जानते हैं लेट अस से छोटे टाइम पीरियड के लिए जो छोटी सी यूनिटी है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू dt। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई की जगह आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इसका होता है स्क्वायर आर इनटू dt। तो इसका फर्दर सॉल्व आउट करते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू आर dt। फिर तो होगी छोटी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट। अगर हम पूरे सर्किट के लिए बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से, 0 से लेकर t तक। तो इंटीग्रेशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमने ds लिखा i नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इनटू r dt। अब जो ये कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देते हैं। dx हो जाएगा सिंपली i नॉट स्क्वायर इनटू r sin स्क्वायर ओमेगा t। कम करने वाला इंटीग्रेशन में इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं 0 से लेकर t, यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं इनफैक्ट यहाँ डाल देते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है बाहर ही जाएगा। अच्छा आपको याद होगा चैंपियंस, एक आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, होती है cos टू थीटा। व्हाट इज cos टू थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos डबल एंगल का इट इज इक्वल टू माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। सो sin स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा होल स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ऑफ कोर्स सही लिखा है ना। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज sin स्क्वायर थीटा। सेम उसी चीज को हम यहां पे यूज करेंगे। तो टोटल हीट जनरेटेड H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t को हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया यहाँ पे। द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 से लेकर तो h यहाँ पर आ गया आपके पास I नॉट स्क्वायर इनटू r। अभी हमने इंटीग्रेट भी नहीं करा है तो उसके बाद ब्रैकेट को हटा देंगे, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद फिर ये ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 1 माइनस 2 cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इसको हमें इंटीग्रेट करना है जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है 0 से लेकर t तक इनटू dt। तो ब्रैकेट को अगर ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा dt माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इनटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हम ब्रेकअप कर सकते हैं, यानी इसको भी 0 से लेकर t तक और इसको भी 0 से लेकर और हीट कितना आ जाती है, हीट आ जाती है I नॉट स्क्वायर इनटू r। dt का इंटीग्रेशन तो सिर्फ dt हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा t माइनस 0 माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन इज sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा और इसमें लिमिट पुट की जाएगी 0 से लेकर t, तो बड़ा एक्सप्रेशन में है ये चीज इंटीग्रेशन। सो h इसको हम साइड में रख देते हैं, एक बार इसका हम यूज करें। हीट आ जाती है आपके पास I नॉट स्क्वायर इनटू r विदिन ब्रैकेट t माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 ओमेगा को मैं यहां पे 2 पाई बाय t पुट कर देता हूं। जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तो मल्टीप्लाई बाय t माइनस फिर से वो 0 जब पुट करेंगे तो आगे वाली चीज 0 हो जाएगी और sin 0 0 हो जाए तो मैं सीधा सीधा यहां पे लिख दूंगा। तो h इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इनटू r t माइनस sin ऑफ 4 पाई 1 अपॉन 4 ओमेगा t डॉट sin ऑफ 4 पाई माइनस 0। sin ऑफ 4 पाई कितना होगा, sin गिवन मल्टीपल ऑफ पाई के 0 देता है
तो H का फॉर्मूला सिंपल से क्या बन जाता है, I नॉट स्क्वायर into R into T, बिकॉज ये चीज फिर से ये चीज भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो जीरो, T माइनस जीरो इज ओनली T, तो यहाँ पे आ गया। तो हीट जो जनरेट होती है वो हो रही है सिर्फ इतनी, और एक टू जो था वो हमने बाहर दिया था, नहीं दिया यहाँ पे, तो देना पड़ेगा बिकॉज ये पूरी उसकी पूरे के साथ था। इंग्लिश कर देंगे, तो एक काम करते हैं, इस टू को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, ये बाहर की तरफ। तो दिस इज टू, ये बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे बाहर ले लिया है, ये भी एक हमारे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पूरा बाहर, ठीक है ना, बिकॉज वो पूरे फॉर्मूला के साथ था, तो ये हमने आधा करके तो नहीं ऐसा, इसको पूरा बाहर लेना पड़ेगा, बाकी चीज। तो हमारे पास जो हीट जनरेटेड आ जाती है, ये आ जाती है I0 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय 2, बट हमें तो हीट देखनी पड़ेगी कि वो डायरेक्ट करंट में कितनी हीट जनरेट है, डायरेक्ट करंट में भी तो टाइम t तक कुछ हीट जनरेट करेगी, ये वाली दिस इज H, तो यानी हीट किस इक्वल होगी, ये होगी I/S स्क्वायर इनटू R इनटू T, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा I/RMS स्क्वायर R इनटू T इक्वल्स टू I0 स्क्वायर R इनटू T डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ पे RT कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचने वाला है, बचने वाला हमारे पास I/RMS स्क्वायर इक्वल्स टू I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं I/RMS इक्वल्स टू I0 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि I/RMS हो जाता है 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, करेक्ट, या आप कह सकते हैं RMS वैल्यू करंट इज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। इतना तो पता चलता है कि RMS करंट जो है वो आर्टिफिशियल करंट यानी कि एवरेज करंट से ज्यादा है, पर ये भी पीक से कम है। तो अगर हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसा कुछ लिखें तो हम देख सकते हैं, जैसे ये 0 है, ये है I0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा I0, इसके जस्ट बाद आ जाएगा आपके पास I एवरेज जो कि 0.637, और इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास I/RMS जो कि 0.707। तो I0 हो गया सबसे बड़ा, फिर आ जाएगा I/RMS, फिर आ जाएगा I एवरेज, फिर आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो I0 by 2 0.5 I0 छोटा, फिर I एवरेज, फिर I/RMS, लास्ट में that's how we can arrange the four values of the current। और कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी वो ऑफ कोर्स 0 से लेकर I0 के बीच में कहीं पे भी कुछ भी घूम रही होगी उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो ये था RMS वैल्यू ऑफ करंट, बेसिक सा कंसेप्ट RMS वैल्यू का, मीन वैल्यू का, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ये सब चीजें आपने देखी। अच्छा एक चीज हुआ, जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो क्या होती है, VRMS। VRMS क्या होता होगा, जो पीक वैल्यू होती है उसका ये RMS वैल्यू जो आती है ये आती है 220 वोल्ट, यानी जो पीक वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं V0 is equal to √2 times of VRMS, so V0 is √2 times of 220 volt, so V0 हमारे घर में आता है होगा 311 वोल्ट का। तो जो आपके डिवाइसेस में मेंशन होते हैं वो RMS वैल्यू है, आपने देखा होगा 220, एक्चुअली हमारे घर में पीक कितना जाता है 311 का, मिनिमम कितना जाता है 0, और नेगेटिव हाफ साइड में फिर से पीक जाता होगा 311 और नेगेटिव। तो ये सब चीजें थी आपके ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में बेसिक्स, इनका न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हो गए करने ही हमेशा हम करते हैं, तो इन चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे और एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे करंट और वोल्टेज को, हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेजर्स, और वो क्या होता है वो अगली क्लास में होते हैं। फिलहाल आप इसको रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।